नमस्कार मित्रों, आप सभी का सत्यज्योति क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको वायरस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। वायरस, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था जो पिछले वीडियो में, उसमें मैंने सभी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स के बारे में, तो उसमें सिलेबस लगभग एक ही है फंडामेंटल बायोलॉजी का, जिसमें पहला टॉपिक जो है वायरस से स्टार्ट होता है। तो वायरस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम आज वायरस की ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ब्रीफ हिस्ट्री यानी संक्षिप्त इतिहास पढ़ने वाले हैं हम वायरस का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वायरस शब्द है वो विरियन से बना है। वायरस एक संक्रामक, विरियन एक संक्रामक शब्द है जो ग्रीक भाषा का है। और बात मैं ये कहने वाला हूँ कि जो वायरस का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिस ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है वायरस का अध्ययन, उसको हम वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? वायरोलॉजी। अक्सर पूछा जाता है कि वायरस का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो शाखा है वायरोलॉजी। इसके बाद अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो है चाइना के अंदर ट्यूलिप और पोटैटो और इस टाइप के जो प्लांट्स थे, इनमें कुछ संक्रामकता देखी गई थी, लेकिन उनका जो संक्रामक जो मैटर था वो उस टाइम समझ में नहीं आया था। और इसके बाद धीरे धीरे वैज्ञानिकों में अपना इसमें इंटरेस्ट लेना चालू किया और 20वीं सदी तक आते आते वायरस के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस ब्रीफ हिस्ट्री के माध्यम से मैं आप सभी को ये सब बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से वायरस की डिस्कवरी हुई, सर्वप्रथम कौन सा वायरस देखा गया और उन वायरस से किस प्लांट में इन्फेक्शन हुआ, कैसे इन्फेक्शन हुआ, और वायरस का निर्माण और वायरस की शेप एंड साइज और भी वायरस के बारे में जो उसका डीप नॉलेज है वो आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपके सामने रखने वाला हूँ। आप एक एक करके समझते चलिए। यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं उसको हम वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके बाद चाइना से इसके ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में या इसकी डिस्कवरी के बारे में, ट्यूलिप और पोटैटो से इसकी डिस्कवरी चाइना में हुई। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे हॉलैंड के जर्मन साइंटिस्ट, कहाँ के? हॉलैंड के जर्मन साइंटिस्ट थे एडोल्फ मेयर। क्या नाम था इनका? एडोल्फ मेयर। एडोल्फ मेयर ने सर्वप्रथम तंबाकू के अंदर चितकबरेपन रोग के बारे में बताया है। इन्होंने देखा कि जो तंबाकू के पौधे होते हैं, तंबाकू के पौधों में कुछ चितकबरापन सा था, काला, सफ़ेद, पीला, इस टाइप के लक्षण एक पत्ती में उन्होंने देखे। तो जब उन्होंने देखे तो तंबाकू के अंदर, तो इन्होंने ये सोचा कि जो टीएमबी है इसमें इस टाइप का जो रोग है उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके साथ में ही एक और वैज्ञानिक आए, एडोल्फ मेयर ने, जब उन्होंने ये बता दिया कि ये चितकबरापन रोग है, और ये चितकबरेपन रोग से इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया मेयर साहब ने कि किस प्रकार से एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इसका संचरण होता है, किस प्रकार से संक्रामकता फैलती है, संक्रामक लक्षण, इसकी प्रकृति क्या है, ये सब बताने का प्रयास किया। इसी के साथ में इसके बाद वैज्ञानिक आए बेजेरिंग। आप लोग यहाँ पे एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ सन आने वाले हैं और कुछ वैज्ञानिकों के नाम आने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने वाली बात है। ज़्यादातर कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि किस प्रकार से जो है किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, कब की, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें बेजेरिंग वैज्ञानिक आए, इन्होंने यह बताया कि संक्रामक द्रव एक जीवित पदार्थ है। जो उन्होंने, एडोल्फ मेयर ने ये कहा था कि इसमें एक संक्रामक द्रव होता है, प्लांट्स की पत्तियों में पहुंचता है, वो संक्रामक को बेजेरिंग ने क्या कहा? संक्रामक द्रव कहा। और क्या कहा? वो संक्रामक द्रव एक जीवित पदार्थ होता है, जीवित पदार्थ होता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी बात हो गई कि बेजेरिंग साहब ने ये बता दिया
कि ये संक्रामक द्रव्य एक जीवित पदार्थ है, इसका मतलब कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बीमारी फैला रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि जो वायरस की उत्पत्ति हुई, वायरस शब्द की उत्पत्ति वो विरियन शब्द से हुई थी, ये मैंने बता दी है और एक बार फिर से मैंने बता दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके और डिस्कवरी का समय बढ़ा तो एक रूस के वैज्ञानिक आए, इवानोविस्की। रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे ये इवानोविस्की। इन्होंने क्या किया कि जो संक्रमित जो तंबाकू की पत्तियां थीं उनको इन्होंने जो है तोड़ करके और इसका रस निकाला। रस निकाल करके इन्होंने एक बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर होता है, तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में जो है इन्होंने उसके रस को इन्होंने इसमें निचोड़ के डाला। तो डालने के उपरांत क्या हुआ कि जो वैसे तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर में क्या होता है पेपर में कि बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं और उसका संक्रामक द्रव जो होता है वो नीचे चला जाता है, जो द्रव होता है। फिर उसकी टेस्टिंग करके बता देते हैं कि किस प्रकार का कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जब इस पत्ती के रस को निचोड़ के डाला तो वो पूरा का पूरा सीप से छन गया, पूरा का पूरा। तो ये बड़ा गुत्थी जो है सुलझ नहीं सकी कि किस प्रकार से क्या समस्या हो सकती है, क्या इसका मेन वाजिब कारण हो सकता है। तो इसके लिए फिर इनके सहयोगी वैज्ञानिक 1935 में आए, जिनका नाम था स्टैनले मिलर। कौन थे? स्टैनले मिलर 1935 में आए। इन्होंने क्या किया कि जो है बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर जो पेपर था, तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर में उन्होंने उस फ्लूइड को अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाने की कोशिश की। तो अमोनियम सल्फेट में इन्होंने जब इसको मिलाया तो मिलाने के उपरांत उनने जब उसको छाने के बाद एक क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिली। क्रिस्टल देखिए बेटा, इस टाइप से ये भी हो सकती है, इस टाइप से हो सकती है, कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो सकती है। तो उन्होंने जब उस क्रिस्टल को देखा तो ये समझ में आया कि ये वाकई में एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब उन्होंने देखा तो इन्होंने फिर एक अपना पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर का नाम क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। अक्सर एग्जाम्स में 11th, 12th, PSC और कंपटीशंस एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि स्टैनले मिलर ने अपनी डिस्कवरी के दौरान TMB पर कौन सा शोधपत्र प्रकाशित किया था। तो उसमें शोधपत्र के बारे में आपको बताने वाला हूं। उस शोधपत्र का नाम है आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोसेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ TMB। एक बार फिर से मैं आपके सामने रिवाइज कर रहा हूं। आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन प्रोटीन प्रोसेसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ TMB, ये अक्सर पूछा जाता है। तो ये पेपर था। अब जब इन्होंने ये काम कर दिया तो इसके लिए ये वैश्विक स्तर पर 20वीं सदी का वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा एक रिसर्च थी। इसलिए उन्होंने क्या, इनको एक पुरस्कार से इनको नवाजा गया, जिसका नाम है क्या, आप देखेंगे जो एक वैज्ञानिक को मिलता है वो पुरस्कार उनको दिया गया। और इसके बाद एक अगले वैज्ञानिक आए, टैमिन और बाल्टीमोर। ठीक है, टैमिन और बाल्टीमोर वैज्ञानिक आए। इन्होंने 1972 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताने का प्रयास किया। इनको तो नोबेल प्राइज मिल चुका था आइसोलेशन ऑफ क्रिस्टलाइन के लिए, इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद वैज्ञानिक आए हैं 1972 में, टैमिन और बाल्टीमोर। तो टैमिन और बाल्टीमोर ने क्या किया, वायरस के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया गया, इन्होंने समझाया। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायरस के रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया, कब बताया, 1972 में बताया। इसके बाद आप देखेंगे एक एक करके जो है 20वीं सदी में बहुत सारी डिस्कवरी हुई वायरस के बारे में, मैंने जो आपको पहले भी बताया था। तो इसके बाद आए हैं वैज्ञानिक FC वार्डन, NW पीरी। FC वार्डन और NW पीरी आए। इन्होंने न्यूक्लियोप्रोटीन की खोज की थी वायरस के अंदर। आप लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो या फिर एसेलुलर हो, लेकिन उसके अंदर का जो मैटर होता है वो बहुत मायने रखता है। हो सकता है वो जीव में किसी में कवर्ड हो और किसी में न कवर्ड हो। तो वायरस की स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो लगभग इस टाइप की होती है। आप देखेंगे
इस टाइप की वायरस की स्ट्रक्चर होती है जिसमें डीएनए, आरएनए और ये प्रोटीन के कण होते हैं बिखरी हुई अवस्था में, इस टाइप से। ना तो इनमें सेल वाल होती है, ना इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, और ना ही कोई इसमें सेलुलर ऑर्गन होता है। इसमें केवल राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन के कण होते हैं और डीएनए, आरएनए ये पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर के आधार पर इन्होंने वायरस की स्ट्रक्चर बनाई। ये वायरस था, ठीक है। तो इसमें डिस्कवरी की तो एफसी वार्डन और एनडब्ल्यू पीरी ने न्यूक्लियो प्रोटीन की खोज कर दी थी। इसके बाद वैज्ञानिक आए म्यूटेशन की खोज करने वाले डेलब्रक। एक वैज्ञानिक आए डेलब्रक। तो डेलब्रक ने क्या किया, वायरस के अंदर म्यूटेशन के बारे में बताया। म्यूटेशन माने उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है वो आपको समझना है। तो उत्परिवर्तन का मतलब होता है किसी भी जीवधारी में अचानक से उसके जीन में होने वाला परिवर्तन ही उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाएगा। तो उस म्यूटेशन के बारे में बताने वाले महान वैज्ञानिक थे डेलब्रक। इसके बाद अगले जो पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, तो अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे, वैज्ञानिक आए 1939 में कॉसी। कॉसी वैज्ञानिक आए। तो कॉसी नामक वैज्ञानिक ने क्या बताने का प्रयास किया कि जो वायरस होता है उसका शेप एंड साइज ये बहुत मायने रखता है किसी के उसके जीवन के आधार पर उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए कि किसकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या उसमें संरचनाएं होती हैं, क्या इंटरनल ऑर्गन है, क्या एक्सटर्नल ऑर्गन है, इन सब के बारे में बताने का प्रयास जो किया वो महान वैज्ञानिक 1939 में कॉसी थे। इसके बाद 1949 में एक वैज्ञानिक आए एंडर्स। एंडर्स ने क्या किया, 1949 में पोलियो कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में बताने का प्रयास किया। इस बीमारी ने भी, पोलियो की बीमारी ने भी भारत या वैश्विक स्तर पर कई लोगों की जिंदगी खराब की है। और इसको 20वीं सदी में, मैंने पहले ही बताया था कि वायरस के हिसाब से 20वीं सदी एक गोल्डन एरा के नाम से जानी जाएगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कवरी हुई थी। तो 1949 में एंडर्स ने पोलियो कल्चर के बारे में बताने का प्रयास किया, पोलियो कल्चरल एक्टिविटीज़ की। इसके बाद आप देखेंगे अगले जो वैज्ञानिक आए जिंडर और लेडरबर्ग। जिंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में, इनके नाम और इनकी डेट और क्या इन्होंने डिस्कवरी की, इनको मैं बार बार डोमिनेंट फैक्टर के रूप में बताने का इसीलिए प्रयास कर रहा हूं कि ज़्यादातर एग्जाम्स में यही पूछा जाता है कि 19 ट्रांसडक्शन की खोज किसने की, ट्रांसडक्शन का वर्णन वायरस में किसने किया, कब किया। तो ये आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें कि ट्रांसडक्शन ऑफ वायरस किसने दिया। 1952 में जिंडर और लेडरबर्ग ने दिया था। तो इतना सारा मैंने बताया, एक पॉइंट मैंने पहले बता दिया है, सॉरी इसके लिए, और मैं इसको लास्ट में बताना चाहूँगा कि जो टेमिन और बाल्टीमोर थे उन्होंने 1972 में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज की थी। ज़्यादातर देखिए रिवर्स मीन्स होता है उल्टा और ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है प्रतिकृपण। तो इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर प्राणियों में, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेकिन वायरस में क्या हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, ठीक है, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन इसमें जस्ट उसका उल्टा होता है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया। तो इतना सारा मैंने आपको आज वायरस के बारे में बताया है। ये वायरोलॉजी का पार्ट है और इस वायरोलॉजी के पार्ट में ये बहुत महत्व रखता है। इसके साथ साथ में वैसे तो ब्रीफ हिस्ट्री और हम पढ़ना चाहेंगे तो और भी ज़्यादा है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है इसका, तो इसको समझने में ज़्यादा हमें महत्व रखेगा ये कंपटीशन के हिसाब से। तो आज मैं इतना ही बताऊंगा। अगली जानकारी मेरे अगले वीडियो में आप लोग देखिए। थैंक यू सो मच।